फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो ये चैप्टर दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पहले वर्क देन एनर्जी। तो कॉमन वे में हम लोग क्या समझते हैं, आप पढ़ रहे हैं, बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, वर्क। मजदूर ईंटा ढो रहा है, बोलता है क्या है, हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या होता है? तो एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरे हाथ में पेन है, पेन है। इस पेन को आप यहाँ से हटा दिए, इट मीन्स पेन को हटाना का मतलब पेन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से पेन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इट इज वर्क। तो कॉमन वे में वर्क मीन्स क्या, किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और अप्लाइड करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो कोई बॉडी है, मास m है, इस पर फोर्स हमने अप्लाइड किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट को मोशन फार्मूला में S से इंडिकेट किया जाता है। S से ही इंडिकेशन होता है। तो देखो मोशन फार्मूला में जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। वर्क में S मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉडी A पोजीशन पर थी, उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ S, बॉडी B पर चली आई। तो यहाँ क्या केयर करना है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला हो जाता है W=F×S। कंडीशन बताए किस कंडीशन में? अब वर्क का डिफिनीशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डिफिनीशन हमने बता दिया। अब यूनिट, SI यूनिट वर्क का, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एक्चुअल यूनिट वर्क का हुआ न्यूटन मीटर, और इसी को कहा जाता है जूल। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट मीन्स जूल, तो सिंपल वे में आप ये बता दोगे कि वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, जूल मीन्स क्या, न्यूटन मीटर। अब ये एक्चुअल आपको एक्चुअल यूनिट याद है, तो इससे फिजिक्स में क्या प्रॉफिट होता है। आफ्टर 9th आप 10th में जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, लाइट पढ़ोगे, तो वन का डिफिनीशन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन का डिफिनीशन खुद ब खुद बताओगे। अब आपसे क्वेश्चन किसी ने कहा कि डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। तो जूल मीन्स क्या, न्यूटन मीटर। देखो कॉमन वे में आओ, पहले किसी को आप समझाओ। 1 जूल मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, अप्लाइड फोर्स कितना, 1 न्यूटन। तो इसका डिफिनीशन हम बता दिए कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body
and produce displacement 1 meter, then work is called 1 joule। तो खुद ब खुद क्या हुआ, आप समझ भी गए, किसी को समझा भी दिए, डेफिनेशन क्या है लिख दिए, तो ये प्रॉफिट होता है। तो ये तो आपका एसआई यूनिट हुआ। फिजिक्स में अनदर जो यूनिट होता है वो होता है सीजीएस। तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई वर्क का आप सीजीएस यूनिट बताओ, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस लिखा जाए। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो सीजीएस यूनिट क्या हुआ, डाइन सेंटीमीटर। इसी को अर्ग कहा जाता है। डाइन सेंटीमीटर को ही क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो डिफिनीशन वर्क का मैंने बताया। वर्क होता क्या है, तो बार बार उस कंडीशन पर आपको ले जाएंगे। ये जो फिगर बनाए तो इसमें क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। यही केयर करना है। अब क्यों, अब अगला एग्जांपल देता हूं। तो वर्क क्या, एक कंडीशन आपको मैंने बताया, एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन बताता हूं। आपके घर में एक हेवी बॉक्स है, हेवी बॉक्स। तो इस बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है। 2-4 टन का बॉक्स है, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है। तो हम लोग कॉमन क्या करते हैं भाई, इस बॉक्स में रस्सी बांधते हैं और बांध करके उसको क्या करते हैं, खींच देते हैं। तो बॉक्स में रस्सी बांधा, खींचा, तो रस्सी आप बांध कर कैसे खींचते हो, तो रस्सी जब आप बांधते हो तो इस रस्सी को आप ऊपर की ओर खींचते हो, ऐसे थोड़ा ऊपर उठाकर आदमी खींचता है। तो आपने क्या है, फोर्स लगाया इस बॉक्स पर। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो वर्टिकल, अपवर्ड, वर्टिकल। अभी मैं बोल रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाइड किया, लेकिन बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ। कंडीशन चेंज कर गया। पहले मैंने कंडीशन आपको क्या बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला हुआ W=Fs। लेकिन जो मैंने ये एग्जांपल दिया, फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। इट मीन्स अलग अलग मैंने बताया, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या बन जा रहा है, एंगल बन जा रहा है। तो अभी तक आप एंगल का यूनिट आप डिग्री बोलते हो। अब 10th में आप आओगे, ट्राइगोनोमेट्री जब पढ़ने लगोगे, तो एंगल को इंडिकेट किया जाता है इस साइन से, इसको थीटा बोलते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल को थीटा से। तो इस कंडीशन में वर्क का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो पहले इसका फॉर्मूला W=Fs cos थीटा। तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि सर ये कॉस क्या होता है, कॉस। तो ये 10th में पढ़ना है आपको ट्राइगोनोमेट्री में। अभी आप यही जान लीजिए, एंगल को मेजर करना रहता है, आप प्रोटेक्टर से मेजर कर देते हो।
अभी आप ये जानो कि कॉस जो है वो एंगल को क्या करेगा, मेजर करेगा। बस इतना ही अभी आप जानो। तो किस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। अब जितना भी थ्योरी का क्वेश्चन होगा वर्क का, सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा, सारा। अब मैं आपसे कहूं कि ब्रदर वर्क नेगेटिव होता है कि नहीं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि वर्क भाई नेगेटिव कैसे होगा। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, इसमें 3 वैल्यू अभी आपको याद कर लेना है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो प्रूव्ड हुआ एंगल अगर 180 डिग्री, एंगल क्या है 180 डिग्री पर है, तो 180 डिग्री एंगल पर अगर हम फोर्स अप्लाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों कि एंगल cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये तो आपने याद कर लिया। लेकिन किसी ने कहा कि भाई ये cos 180 यानी फोर्स 180 डिग्री पर एक्ट हो रहा है, इसका मुझे एग्जाम्पल दो। तो आप कैसे एग्जाम्पल दोगे? तो अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये एक कार है, कार है, ये कार स्टार्ट है और ये कार इधर की ओर चल रहा है, इधर। मैं इस चलती हुई कार में रस्सी फंसा दिया और फंसा को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया, इधर फोर्स लगा दिया। तो इस कंडीशन में यहां एंगल बना कितना, 180 डिग्री का। ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया कि वर्क नेगेटिव होता है। यानी मोशन के अगेंस्ट, कोई बॉडी मोशन में है और उसके अगेंस्ट अपोजिट अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो उस कंडीशन पर फोर्स जो अप्लाइड होता है वो एंगल होता है 180 डिग्री का। इट मीन्स वर्क इज नेगेटिव। अब आपसे किसी ने पूछा कि व्हेन वर्क इज मैक्सिमम, वर्क मिनिमम कब होगा, तो 180 डिग्री पर। एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इसी डाटा से सारा क्वेश्चन वर्क करेगा टोटल। अब आपसे कहा किसी ने कि एट व्हाट एंगल वर्क इज मैक्सिमम, तो आप देख रहे हो कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आपसे पापा कहे कि बेटा कि 0 डिग्री पर जरा वर्क करके दिखाओ मुझे, 0 डिग्री पर। तो आप कैसे करोगे, तो 0 डिग्री मीन्स क्या, 0 डिग्री मीन्स क्या भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 0 डिग्री हो गया। तो कोई भी बॉडी है सरफेस पर है, ये पेन है, इसको मैंने फोर्स लगाकर ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मैंने 0 डिग्री पर क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो 0 डिग्री पर जब आदमी वर्क करता है तो वो वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैं आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। अब 90 डिग्री, यानी अगर एंगल 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला मेरा है क्या, W = Fs cos थीटा। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इस पर तो कोई आदमी है, कोई एक मजदूर है,
ईंटा सर पर रख लिया जी और चलने लगा। तो मजदूर क्या करता है कि मैं वर्क कर रहा हूं। साइंस कहता है आप वर्क नहीं कर रहे हो। तो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, राइट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन। वर्क डन होने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है? तो 2 कंडीशन। फर्स्ट, फोर्स शुड बी अप्लाइड। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन ए बॉडी। ये 2 कंडीशन हुआ। अब आइए, अब इसका आंसर देना है। मजदूर ईंट रख लिया सर पर और चला, तो वर्क उसने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ईंटा में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है, वर्क नहीं किया। लेकिन जब आप बुक देखोगे तो उसमें आंसर कुछ और मिला हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन आप ये आंसर दे रहे हो, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। लेकिन आपके जितने दोस्त हैं सब हंसने लगेंगे कि क्या तुम ही सबसे बड़ा काबिल है, ये तो आंसर दिया, ये तो होगा ही नहीं। तो वो देखो आंसर कहां से देगा, वो इस cos 90 से देगा। देखो ईटा सर पर रखा, अर्थ के साथ एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री। cos 90 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। तो आंसर तो इसका 2 होना चाहिए, पहला कंडीशन से भी और दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन से आंसर तो एक्यूरेट हुआ आंसर, अदरवाइज आपकी मर्जी। अब इसी तरह से मैं सूटकेस लिया हाथ में और मैं चल दिया, तो मैं क्या कहता हूं कि अरे भाई सूटकेस यहां से ढोए वहां तक गए, थक गए, बड़ा वर्क कर लिए। लेकिन साइंस क्या कहता है, आपने वर्क नहीं किया। तो क्यों नहीं हुआ भाई? सूटकेस आपके हैंड में है, हैंड में है, तो हम चल रहे हैं, तो सूटकेस में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं ना हुआ। मेरे हाथ से जब वहां जाएगा सूटकेस तब डिस्प्लेसमेंट होगा, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, सूटकेस मैंने लिया, अर्थ से एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो cos 90 0 हुआ, वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। अनदर एग्जाम्पल, अब अनदर जो आपका एग्जाम्पल देता हूं, तो टेंजेंट, ज्योमेट्री में टेंजेंट आपको 10th में पढ़ना है। तो टेंजेंट होता क्या है, सिंपल में मैं आपको समझाता हूं। सर्किल है, सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का किसी एक पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ हो जाता है। इधर ड्रॉ करो, इधर करो, किधर भी ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट को टच करके जो लाइन ड्रॉ होता है, इसी लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट मैंने क्यों आपको दिया? कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो बॉडी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसी के लिए मैंने आपको टेंजेंट का एग्जाम्पल दिया। जैसे सन है, प्लेनेट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो बॉडी में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आप तुरंत कह दीजिएगा ये तो वर्क हुआ। देखो कैसे फिजिक्स वर्क करता है, कंडीशन 2 है। अब क्वेश्चन से ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंडीशन से हम आंसर दें। तो सन के चारों तरफ प्लेनेट रोटेट कर रहा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप तुरंत बोल दोगे कि भाई क्या है, ये वर्क हुआ, लेकिन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? अब आइए, ज्योमेट्री में रूल है कि टेंजेंट, ये सेंटर है, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो रेडियस टेंजेंट के साथ
90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। सो वर्क डन इज 0। कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन होगा तो आपसे क्वेश्चन किया कि अर्थ है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है क्या, सैटेलाइट, इट इज वर्क डन और नॉट। तो आंसर क्या लिखेंगे, सैटेलाइट रिवॉल्व लिखो, मूव लिखो, आपकी मर्जी। इन दिस केस रेडियस फॉर मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट। सिंस cos 90 is 0 then work done is 0। ये मैंने बताया आपको वर्क। आपको मैं इतना पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मेरा पैर केला के छिलका पर पड़ गया, तो जैसे ही छिलका पर पड़ा तो हमारा पैर फिसल करके वहां भाग गया, हमारा बॉडी वहां फिसले वहां भाग गया। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा पैर पड़ा अब फिसल गया, तो यहां एंगल का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरा पैर पड़ा, पड़ने के बाद फिसला मेरा पैर, तो मेरा पैर यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। ये देखो फिजिक्स होता है ब्रदर। तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इट इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बुक में मेंशन है इट इज नॉट वर्क, तो बड़ा कंफ्यूजन की बात हो गई। आपको वर्क में अभी तक पढ़ाया, तो इस कंडीशन से आप चेक कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क तो होना चाहिए, लेकिन वर्क नहीं है। अब क्यों नहीं है? इस तरह से धीरे धीरे फिजिक्स देखो किसी मैटर को लेकर चलता है। तो इतना आपको कॉमन वे में मैंने बताया। अब वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फोर्स। वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फोर्स। केला का छिलका है, क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, तो वहां तो फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है, तो हम वर्क नहीं किए। जैसे हम चल रहे हैं, तो भाई हम चल रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, तब तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन अगेंस्ट क्या है, फ्रिक्शन में वर्क कर रहा हूं। इट मीन्स वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फोर्स। तो ये हुआ फ्रिक्शन। अब बाल्टी है, मैंने ऐसे उठा लिया, बाल्टी मैंने ऐसे उठा लिया, उठाया, यहां से देखो ऐसे खींच लिया। अब कहां कंफ्यूजन होता है, 9 तक आपको कोई इसके बारे में बताएगा ही नहीं। अब मैंने बाल्टी उठा लिया तो 90 पर उठाया, तो cos 90 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इतना ही पे सिर्फ वर्क नहीं काम करता है, तो जो भी आप हायर 11th क्लास में फिर अगेन वर्क पढ़ना है। लेकिन मैंने उठाया बाल्टी, तो अगेंस्ट क्या है, ग्रेविटेशन, मैंने वर्क किया, मैंने वर्क किया। जी आपको मैंने क्या है एग्जाम्पल दिया, इतना पर आपको मैंने क्या बताया, वर्क पढ़ाया, ये वर्क हो गया। अब सेकेंड पार्ट, एनर्जी। एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में आदमी क्या जानता है भाई? आप कहते हो कि मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि भाई मैं तो 1 घंटा में पढ़ता हूँ, थक जाता हूँ। तो आदमी क्या कहता है कि भाई जो 4 घंटा पढ़ा उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जो 1 घंटा पढ़ा आदमी कहता है एनर्जी कम है। ये कॉमन आदमी बात बोलता है। लेकिन देखो ये जो एग्जाम्पल हम लोग कॉमन वे में देते हैं, इट इज नॉट साइंस। एनर्जी क्या होता है, तो जो बात मैंने बोला अभी तुरंत फिर दोहरा रहे हैं, वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फोर्स। 2 कंडीशन मैंने बताया, फ्रिक्शन
अदरवाइज ग्रेविटेशन। अभी आप इतना ही जानो। तो एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हो गया। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये डिफिनीशन आप जान गए। अब पापा कहे बेटा जरा एनर्जी का डिफिनीशन बताओ, तो डिफिनीशन तुमने बता दिया मेरे भाई। अब पापा कहे कि ये बेटा मुझ में एनर्जी ज़्यादा है कि तुम में ज़्यादा है, इसको जरा तुम हमको क्लियर करो, तब मैं जानूंगा कि एनर्जी तुम कुछ कुछ पढ़ रहे हो। तो चलो आप, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क मीन्स क्या? अगेंस्ट फोर्स। कहे पापा चलिए आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, दोनों आदमी चल रहे हैं। कुछ दूर गए, पापा कहे बेटा अब हम तो बैठेंगे। कहे पापा हम तो चलेंगे। तो क्या बोलोगे मेरे भाई? पापा मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है, आपके पास एनर्जी कम है। क्यों? अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैंने वर्क क्या है, आप बैठ गए लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ। अगेंस्ट फ्रिक्शन, मैंने वर्क ज़्यादा किया, आप तो बैठ गए। आप में एनर्जी कम है, मुझ में एनर्जी ज़्यादा है। ये हुआ एनर्जी। तो एनर्जी का अपना कोई मतलब ही नहीं है भाई। एनर्जी तो डिपेंड कर रहा है किस पर? वर्क पर। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी का अपना कोई मतलब ही नहीं है। तो एनर्जी का टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, इसको 0 लिख करके काट दिया जाता है 5, ये सिंबल 5 कहलाता है। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। थर्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब आप नीचे क्लास में पढ़े हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क ये 3 टाइप का एनर्जी होता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट किया जाता है 0 लिखकर 5। अब इसका डिफिनीशन, पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन होता है एनर्जी ड्यू टू ए स्टेट ऑफ ए बॉडी। बस यही डिफिनीशन है। एनर्जी ड्यू टू ए स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपने डिफिनीशन लिख लिया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी धड़ाक से बता दिए। लेकिन अब मेन देखो फिजिक्स में होता है, कोई भी डिफिनीशन है, कोई भी पॉइंट है, अगर आप एग्जाम्पल दिखा दिए तो आप खुद भी समझ गए और अदर आदमी को भी आप समझा दिए। तो अब इसके डिफिनीशन को मैं कई एग्जाम्पल बता दूं, एक नहीं कई एग्जाम्पल बताऊं। तो 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो g का मतलब ग्रेविटेशन में आपको पढ़ा चुके हैं, h। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या भाई? वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन। तो किसी बाल्टी को मैंने ऐसे उठा लिया, तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन कर लिया, बता दिए क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टेट ड्यू टू स्टेट ऑफ ए बॉडी, तो एक एग्जांपल आपको मैंने दिया, अगेंस्ट ग्रेविटेशन आपने वर्क कर दिया, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब और दूसरा, पोटेंशियल का मतलब क्या? बैलून है, बैलून, तो बैलून का शेप क्या है भाई? स्फेरिकल है, सर्किल है, जो बोल दो मेरे भाई, गोल है। हम लोग बिहारी में बोलते हैं गोल। भाई छोटा आया, उसको दबा दिया, आदमी क्या कहता है? अरे भाई लमर गलो, यानी शेप क्या हो गया? चेंज कर दिए। इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 सिचुएशन मैंने आपको बताया और उसी पर आपको क्या है, कई एग्जांपल दे देना है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, इट मीन्स
वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन, तो ऐसा होगा नहीं। वर्क अगेंस्ट क्या होगा? फ्रिक्शन। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन मोशन में है, ये हो गया क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंडिकेट किया जाता है? K इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। तो बॉडी क्या है? मोशन में है। ड्यू टू मोशन बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। ये दो बता दिए। अब ये दोनों मैंने बता दिया, तो आपसे ये दोनों आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये आपको बता दिया। अब आपसे कोई चेक कैसे करेगा कि आपको इस दोनों एनर्जी के बारे में कितना नॉलेज है? तो आपसे कहेगा, जैसे पापा फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं और आप 5th फ्लोर पर बैठे हुए हो, 5th पर। पापा कहे बेटा किसमें एनर्जी ज़्यादा है? तो पोटेंशियल एनर्जी फाई इज mgh हाइट पर। तो पापा फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन इसी हाइट तक वो काम किए, लेकिन मैं तो 5th फ्लोर पर बैठा हूँ, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन मैंने क्या है? ज़्यादा वर्क किया। तो बोलेंगे पापा मेरे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पर। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बढ़ेगा। किसी ने बोला क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशन मैं वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? बढ़ेगा। तो मैंने दो एनर्जी बताया। अब थर्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसका डिफिनीशन K + phi, इट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, तो मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल कैसे देंगे? अब उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं। हाइट पर कोई बॉडी है, हाइट है, और हाइट पर अगर बॉडी मोशन में है तो होगा मैकेनिकल एनर्जी। जैसे छत है, छत पर आपका छोटा भाई दौड़ रहा है, पापा पूछे बेटा कौन एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? छत हाइट हुआ और वहां पर मेरा भाई क्या है? दौड़ रहा है। हाइट में क्या है? मोशन है, क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं कांटी हथौड़ा से ऐसे ठोक रहा हूं, कौन एनर्जी? हथौड़ा है, हाइट पर मैंने रखा और हथौड़ा में क्या है? मोशन है, कौन एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने एक ही ट्रिक बताया, वो क्या बताया कि हाइट में अगर मोशन कनेक्ट हो गया बॉडी में तो वो आपका क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी होगा। अब आओ, किसी ने स्प्रिंग लिया, बॉडी बिल्डर है, और वो स्प्रिंग को ऐसे ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे। आपसे पूछता है कोई आदमी कि इस कंडीशन में कौन एनर्जी? स्प्रिंग लिया हाइट पर और स्प्रिंग को ऐसे से खींच रहा है, स्प्रिंग में क्या आ रहा है? मोशन आ रहा है, सो इट इज मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद इसमें टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी न पैदा होता है और न कभी समाप्त होता है। इट मीन्स एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है? एनर्जी चेंज हो जाता है। अब इसका एग्जांपल, मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं तो वर्क कर रहा हूं कि नहीं? तो कर रहा हूं, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों? क्योंकि अर्थ तो नीचे फोर्स लगा रही है,
अगर मैं वर्क नहीं करता तो ज़मीन के भीतर चला जाता, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ, ज़मीन पर खड़ा हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ, यानी अगेंस्ट ग्रेविटेशन में वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ। इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको पढ़ाया क्या? देखो कितना कंडीशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कितना कंडीशन हो गया। सबसे टफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक मैंने बताया हाइट पर डिपेंड करता है, 1 फ्लोर 5th फ्लोर का मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा, मैं अभी खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, कोई बॉडी रेस्ट में है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि अरे भाई एक बार आपने कह दिया हाइट पर डिपेंड करता है, ये क्या कह दिया रे मेरे भाई। तो यही देखो फिजिक्स होता है, एक एक वर्ड, हल्का सिचुएशन चेंज हो गया मतलब बदल जाता है। अब फाइनल बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, मैं खड़ा हूं, कोई बॉडी रेस्ट में है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटेशन बॉडी वर्क कर रही है, क्योंकि वर्क नहीं करते तब तो जमीन के भीतर चले जाते। एक हो गया, हाइट वाला आपको बता दिया। दूसरा मैंने बताया क्या? शेप चेंज, शेप चेंज हो गया। तो अब शेप चेंज हो गया, अब पंखा चल रहा है सामने आपके ऊपर में। किसी ने कहा कि जरा इसमें बताओ कौन एनर्जी है, तो भाई पंखा है, हाइट पर है। ब्लेड में क्या है? मोशन है, इट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का ये फर्स्ट पार्ट बताया। सेकेंड पार्ट में आपको पावर पढ़ना है, उसके बाद डेराइवेशन पढ़ना है। डेराइवेशन K = ½ mv² डेराइव कराएंगे, और phi = mgh डेराइव कराएंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या कराएंगे? डेराइव कराएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।